हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। और जैसे जैसे एग्जाम आपका पास आ रहा है आपने अपने एफर्ट्स को और भी बढ़ा दिया है, सो दैट जैसा आपने सपना देखा है, जो आपने सोचा है, वो आप पहले ही बार में हासिल कर सको। अगर ये रिवीजन वीडियोस आपको लगता है कि आपके बहुत काम आ रही है, आपको अगर लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही है इस एग्जाम के टाइम पे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये आप वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी सीए इंटर के एग्जाम देने वाले हैं जनवरी में, या फिर मे भी शायद वो मई में देंगे, आप उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट वो भी जो है रिवीजन कर सके और इस चीज का जो है वो फायदा उठा सके और कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन को चेक कर सके कि वो किस लेवल पर पहुंचे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने अभी किया था वो था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। जीएसटी में हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे थे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सप्लाई मान ली जाएगी सो दैट आप अपने एप्लीकेबल टैक्सेस उसके अकॉर्डिंग पे कर सके। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम टाइम ऑफ सप्लाई में पहला पार्ट कर चुके थे जहां पे हमने गुड्स के बारे में टाइम ऑफ सप्लाई को समझा था। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो ये समझना है कि सर्विसेज के रिलेशन में कब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आती है, यानी कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये माना जाएगा कि सप्लाई इन रिलेशन टू सर्विसेज कंप्लीट हो गई है एंड हेंस अकॉर्डिंगली जो आपके सप्लायर्स हैं उनके टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी आएगी। तो हमारा इस चैप्टर में पूरा फोकस अब यही रहेगा कि आज क्लास में सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। आज की क्लास का टॉपिक जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपने टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अच्छे से समझ लिया है तो आज फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस सेकंड पार्ट को समझने में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जब भी हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इनवॉइसिंग कब तक आपकी हो जानी चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था जब हम टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स देख रहे थे तो पहले हमने ये देखा था कि इनवॉइस कब तक इशू होना चाहिए इन रिलेशन टू द गुड्स। गुड्स के रिलेशन में आपका इनवॉइस कब हो जाना चाहिए, ये बहुत ही क्रूशियल था। जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन पढ़ा, सेक्शन 12 हमने पढ़ा, तो वहां पे हमने देखा कि जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है वो लिंक किया गया है डायरेक्टली आपके इनवॉइस के टाइमिंग से। ठीक है, सिमिलर वे में आज हम सर्विस के रिलेशन में पढ़ने वाले हैं। तो हम सर्विस के रिलेशन में पहले ये देखेंगे कि सर्विसेज के लिए इनवॉइसिंग कब तक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वही सेक्शन 31 जो टाइम लिमिट बताता है इनवॉइसिंग की गुड्स के लिए, वही सेक्शन 31 सर्विसेज के लिए भी टाइम लिमिट बताता है कि कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। कल जब हम गुड्स के लिए टाइम लिमिट देख रहे थे तो वहां पे हमने ये देखा था कि नॉर्मल केसेस में आप कब तक इनवॉइस इशू करते हो। दूसरा हमने ये देखा कंटिन्यूअस सप्लाई अगर हो रही है गुड्स की तो फिर इनवॉइसिंग का टाइम क्या रहेगा। एंड नंबर थर्ड वहां पे हमने पढ़ा कि अगर सेल और रिटर्न का जो है केस है, यानी कि जहां पे आप सेल करते हो या तो सामने वाला अप्रूवल देता है या रिटर्न कर देता है, वहां पे इनवॉइसिंग के लिए अलग टाइम लिमिट बताई गई है। अब आज हम सर्विसेज के लिए इनवॉइसिंग की बात पढ़ेंगे। तो ये समझ लेना, जैसे हमने कल नॉर्मल सप्लाई का केस पढ़ा था गुड्स के लिए, आज भी इनवॉइसिंग का जो प्रोविजन है नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए पढ़ने वाले। कंटिन्यूअस सप्लाई का प्रोविजन था गुड्स में, कंटिन्यूअस प्रोविजन जो है हमारे पास सर्विसेज में भी रहेगा। लेकिन जो आपका लास्ट पॉइंट था इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग गुड्स में वो था अप्रूवल बेसिस पे जब आप गुड्स बेचते हो, ये चीज सर्विसेज में नहीं हो सकती। तो इनवॉइसिंग के रिलेशन में मैं दो ही केस पढ़ने यहाँ पे सेक्शन 31 में, या तो नॉर्मल केस या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई का केस। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। सेक्शन 31 कहता है अगर आपने कोई सर्विस दी है किसी को, सेक्शन 31 कहता है अगर आपने किसी को सर्विस दी है तो उसका इनवॉइस आपको विद इन 30 डेज बनाना है ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विस देने के विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस बना देना चाहिए। लेट्स से आज 5 दिसंबर को मैंने मेरे किसी क्लाइंट को एक आईटीआर फिल करके दी है, तो दैट मींस मैंने आज ही सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो मेरा इनवॉइस इस ट्रांजेक्शन के 30 डेज के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। यानी कि 5 दिसंबर से 30 दिनों के अंदर अंदर आपका इनवॉइस जो है वो बन जाना चाहिए। इस केस में ये टाइम लिमिट रखा गया है। इसी टाइम लिमिट को 45 डेज का दिया गया है, जहां पे नॉर्मली 30 डेज की लिमिट है। 45 दिनों का समय दिया गया है किनको, इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एनबीएफसीज को, इनको 45 दिनों का समय दिया गया है बिकॉज इनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे होते हैं। तो इन्हें कहा गया कि आप 45 दिनों में भी इनवॉइस इशू कर सकते हो फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, चलिए और इवन ये तक बताया गया है
कि अगर यही इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, टेलीकॉम कंपनीज या एनबीएफसी आपस में एक दूसरे के साथ खुद के साथ डीलिंग करें, लेट्स से मैं एग्जांपल से बताता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक बैंक है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई की आपको पता है, एसबीआई जो बैंक है हमारा, उसके ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस है, ठीक है। आप देखते हो आपके ही स्टेट में, आपके ही शहर में मल्टीपल ब्रांचेस होती है। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि यहाँ पे एसबीआई बैंक की 2 सिटीज में ब्रांचेस है, वन इज मुंबई एंड दूसरी जो है मान लेते हैं हमारे पास जो है वो बेंगलोर में, ठीक है। 2 अलग अलग सिटीज है, 2 अलग अलग स्टेट में है ये सिटीज, दोनों जगह पे एसबीआई की ब्रांचेस है। अब ऑब्वियस है कि मुंबई के लिए और बेंगलोर के लिए 2 सेपरेट जीएसटी नंबर होंगे आपके एसबीआई के पास, बिकॉज हर स्टेट के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एंड हमें पता है कि इन दोनों को, जो रजिस्ट्रेशन आपका मुंबई में है और जो रजिस्ट्रेशन आपका बेंगलोर में, इन्हें हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ये चीज हमने सेक्शन 25 में पढ़ी थी कि दीज आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ऑल्दो ये दोनों एसबीआई की ही ब्रांचेस है, बट जीएसटी में इन्हें 2 सेपरेट पर्सन माना गया है। अब ऐसा पॉसिबल है कि मुंबई ब्रांच ने बेंगलुरु ब्रांच को कोई सर्विस दी, या वाइसे वर्सा बेंगलोर ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को कोई सर्विस दी। तो हमारा लॉ कहता है कि इस सिनेरियो में ये 2 डिस्टिंक्ट पर्सन है जो आपस में डीलिंग कर रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन के लिए भी आपको इनवॉइसिंग बनानी पड़ेगी, इस ट्रांजेक्शन के लिए भी आपको इनवॉइस बनानी पड़ेगी। जब मुंबई ब्रांच बेंगलोर ब्रांच को सर्विस देती है या बेंगलोर ब्रांच मुंबई ब्रांच को सर्विस देती है, तो बिल यहां भी बनेगा। समय सीमा या टाइम लिमिट जो रखा गया है वो रखा गया कि क्वार्टर एंड तक, क्वार्टर एंड या बुक्स में एंट्री जो भी आप कर रहे हो तब तक आपको जो है इसका इनवॉइस बना देना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, मैंने एग्जांपल बैंक का दिया है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी सेम चीज चलेगी, टेलीकॉम कंपनीज हो, एनबीएफसीज हो। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, invoice may be issued before or at the time of recording such supply in the books or before the expiry of quarter। तो बेसिकली अगर आप इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हो बुक्स में, तो क्वार्टरली बेसिस पे आप डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो थ्रू इशूइंग एन इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस इशू करके आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये नॉर्मल सप्लाई के केस में आपको टाइम लिमिट दी गई है इनवॉइसिंग की। अगर सिंप्लिसिटी के लिए बताऊं तो आपको 30 डेज वाली लिमिट याद रखनी है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल चांस है क्वेश्चन वहीं से बन सकता है, ठीक है। तो आपको विद इन 30 डेज सप्लाई के इनवॉइस जो है वो रेज करना होता है। आगे क्या कहा गया, दूसरा केस जो बनाया गया वो बनाया गया कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कई बार ऐसा होता है कि सर्विस रिकरेंट बेसिस पे लगातार दी जाती है, जैसे कल मैंने आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का एग्जांपल दिया था। लाइक कोई गैस कंपनी है, वो लगातार गैस सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपके कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस बनता है, ठीक है। तो वो चीज हमने समझी थी कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, हमने समझा था कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उस केस में फिर आप जो है वो इनवॉइसिंग कैसे करते हो। आज हमें वही केस देखना है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो फिर क्या होगा। सर एग्जांपल दीजिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसे ऑब्वियस एग्जांपल जो आपके सामने है वो है आपका टीचिंग, आपका जो है क्लासेस का लेना। जब भी आप किसी भी टीचर के पास जाते हो और उन्हें कहते हो सर आप मुझे ये सब्जेक्ट करवा दीजिए, तो वो आपसे फीस लेते हैं, लेट्स से 8,000, 10,000, 12,000, और मे भी शायद आपका वो कोर्स 4 महीने 6 महीने चले। तो ऐसे केसेस में आपको हर रोज क्लासेस दी जाती है, ऑल दो आपने फीस एक बार दी है या मे बी आप पार्ट्स में पे करोगे फीस को, बट यहां पे आपको जो सर्विसेज है वो ऑनगोइंग बेसिस पे दी जाती है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे कंटिन्यूअस सर्विसेज दी जाती है। तो यहां पे आपके पास क्या होगा इसके बारे में जो है हमारा सेक्शन 31 बताता है। तो सबसे पहले गुड्स के केस में मैं कहूंगा कंटिन्यूअस सप्लाई की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट सर्विस में एक पॉइंट डाला गया जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। देखिए क्या, अ सप्लाई ऑफ सर्विस is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis। ये आपका गुड्स की डेफिनेशन में भी था, बट द क्रूशियल पार्ट इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। यहां पे एक समय सीमा लगाई गई है, एक टाइम लिमिट लगाई गई है 3 महीने। अगर कोई सप्लाई 3 महीने तक लास्ट करती है, 3 महीने के बियॉन्ड जाती है, तो ही वो कंटिन्यूअस सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी। मतलब क्या है सर, अगर मान लो मैं आपको 2 महीने के लिए क्लासेस देता हूं,
2 महीने के लिए ही मैं आपको टीचिंग करवाता हूं, तो 2 महीने के लिए पढ़ाता हूं, तो ऐसे केसेस में उसे कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं बोला जाएगा। तो सर ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आपको नॉर्मल प्रोविजन लगाना पड़ेगा और जैसे ही टीचिंग पूरी हो जाएगी, सर्विसेज पूरी हो गई, आपको विद इन 30 डेज बिलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस सर्विसेज दे रहे हो, लेट्स से मैं 4 महीने की क्लासेस दे रहा हूं, तो फिर वो कंटिन्यूअस सर्विसेज वाले केस में आ जाएगा और उसका हम समझते हैं अब टाइम ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 महीने बहुत क्रूशियल है। अब समझते हैं कि कब आपको इनवॉइस बना देना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई में 3 सेपरेट केसेस बनाए गए हैं। नंबर 1, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। लेट्स से आप मेरे पास पढ़ने आए, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि देखिए हमारा जो ये कोर्स है वो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। हमारा जो कोर्स है वो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है और मैंने आपको पहले ही बोल दिया भाई पहले आपको 31 जनवरी तक 25% फीस जमा करवानी पड़ेगी। फिर मैंने कहा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 15 मार्च तक देनी पड़ेगी, जहां पे फर्दर आपको 45% फीस पे करनी पड़ेगी। एंड फाइनली आप बची हुई पेमेंट 15 अप्रैल तक कर सकते हो, जहां रिमेनिंग 30% फीस आप पे कर सकते हो। तो 3 डेडलाइंस बना दी गई आपके लिए कि आपको यहां पे फीस जमा करवानी है। मैंने आपको 3 ड्यू डेट दे दी। तो ऐसे केसेस में लेट्स से मैं 1 जनवरी से लेके 30 जून तक आपको पढ़ाने वाला हूं, तो दैट मीन्स मैं आपको 6 महीने पढ़ाने वाला हूं। दैट मीन्स मैं जो आपको सर्विसेज दूंगा वो 6 महीने लगातार दी जाएंगी। दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मुद्दा आया कि यहां पे अगर आप 6 महीने लगातार पढ़ाने वाले हो, तो इस केस में जो आप ये फीस चार्ज कर रहे हो, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सेक्शन 31 कहता है अगर ड्यू डेट फिक्स्ड है तो ड्यू डेट तक आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। ये चीज क्लियरली लिखी गई है, आप देख सकते हो। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इनवॉइस बन जाना चाहिए। बट मुद्दा आया कितना। लेट्स से मैंने जो आपकी फीस रखी है वो रखी है 10,000 रुपीज। तो आप 10,000 का 25% यानी कि 2500 रुपए दोगे 31 जनवरी तक, देन फर्दर 4500 दोगे 31 मार्च तक और बैलेंस 3000 दोगे आप मुझे 15 अप्रैल तक। तो इनवॉइसिंग भी उतनी ही होगी जितना अमाउंट आपका वहां पे रिसीवेबल है। इसका मतलब सर 31 जनवरी तक आपको 2500 रुपए की इनवॉइसिंग करनी है, देन 15 मार्च तक आपको फर्दर 4500 की इनवॉइसिंग और करनी पड़ेगी एंड 15 अप्रैल को अगेन आपको 3000 की इनवॉइसिंग और करनी है। मतलब बिलिंग भी उतनी ही होगी जितना अमाउंट ड्यू होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बिलिंग करनी पड़ती है इन केस ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, ड्यू डेट असर्टेनेबल थी तो हमें उसके पहले पहले बिल बनाना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट है ही नहीं, मैंने कहा भाई तुम आ जाओ पढ़ने, मैं तुम्हें 1 जनवरी से 30 जून तक बैच पूरा करवा दूंगा। आपने कहा सर फीस, मैंने कहा फीस जब भी तुम्हें ठीक लगे उसके हिसाब से तुम दे देना। ठीक है, तो अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप किस हिसाब से फीस जमा करवाते हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में लेट्स से आपने रैंडमली अपने हिसाब से पेमेंट करवाई। आपने सर पहले आके 20 फरवरी को आपने पेमेंट करवा दी, लेट्स से 3000 रुपए। आपने कोई ड्यू डेट मैंने फिक्स नहीं की थी, आपने खुद से आके दे दी 20 फरवरी को, लेट्स से उसके बाद आपने 4 अप्रैल को फिर से पेमेंट कर दी फर्दर 5000 रुपए की, और फिर 25 मई को आपने बैलेंस 2000 रुपए भी दे दिए। अब सिंस मैंने कोई ड्यू डेट फिक्स नहीं की थी, तो आपने जब जब पेमेंट किए उस टाइम पे या उससे पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए। मतलब इस केस में 20 फरवरी को 3000 का इनवॉइस, यहां पे 4 अप्रैल या उससे पहले फर्दर 5000 का इनवॉइस, और यहां पे 25 मई को फर्दर 2000 का इनवॉइस। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो फिर ऐसे केसेस में जो पेमेंट आई है उससे पहले पहले या उस डेट पे आपको इनवॉइस बना देना चाहिए। ठीक है, तो ये इनवॉइसिंग का टाइम है कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल ना हो। एंड लास्ट केस इज अगर आपने ड्यू डेट तो असर्टेन नहीं कर रखी लेकिन आपने पेमेंट को लिंक कर रखा है किसी इवेंट के साथ। ये क्या है, लेट्स से मैंने आपको ये कहा था कि भाई तुम्हें फीस कैसे देनी है, पहले तो तुम्हें एडमिशन पे फीस देनी है, पहले तुम्हें एडमिशन पे 30% पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, आप एडमिशन करवा रहे हो लेट्स से 1 जनवरी को, तो मैंने बोला भाई 30% तो आपको एडमिशन पे ही देना पड़ेगा। उसके बाद
जब मैं हाफ सिलेबस करवा दूंगा, लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं 12 चैप्टर्स हैं, तो मैंने बोला भाई जिस दिन तुम्हारे 6 चैप्टर पूरे हो जाए तो मुझे फर्दर 50% पैसा ला देना, एंड जिस दिन आपका पूरा कंप्लीशन हो जाए रिमेनिंग 20% आप मुझे दे सकते हो। अब ऐसे केसेस में मैंने कोई तारीख फिक्स नहीं कर रखी, मैंने इवेंट्स फिक्स कर रखे, मैंने घटनाएं फिक्स कर रखी है जहां पे आपको पैसा देना है। तो पहले केस में आप एडमिशन पे मुझे 30% दे रहे हो तो इसका इनवॉइस यहीं पे बन जाना चाहिए। फिर आप 50% मुझे हाफ सिलेबस पूरा होने पर दे रहे हो तो ये जो हाफ सिलेबस पूरा होगा इस टाइम पे, इससे पहले पहले आपका बिल बन जाना चाहिए। एंड फाइनली जब आप मुझे फाइनली पूरा काम हो जाएगा, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो मुझे बैलेंस 20% का भी इनवॉइस बना देना चाहिए। तो ये थर्ड केस है, अगर आपने ड्यू डेट फिक्स नहीं कर रखी बट आपने माइलस्टोन जरूर सेट कर रखे हैं तो आप उसको रेफरेंस बना के भी इनवॉइसिंग हिसाब से करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नॉर्मल केस में 30 डेज है, कंटिन्यूस सप्लाई के केस में 3 पॉइंट बताए गए हैं। इफ ड्यू डेट इज असर्टेनेबल तो ड्यू डेट या उससे पहले, ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो जब जब पेमेंट आती है, और अगर माइलस्टोन सेट किए गए तो माइलस्टोन जो आपके ड्यू डेट बनाते हैं उस डेट से पहले पहले आपको जो है वो इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए, जब वो माइलस्टोन अचीव हो उस टाइम पे या उससे पहले पहले। ठीक है, फिर एक छोटी सी बात और कही है आपके सेक्शन 31 ने। सेक्शन 31 कहता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्विसेज पूरी हुए बिना ही बीच में रह जाती है। लेट्स से आपने अपने घर में किसी कारपेंटर को लगाया, कारपेंटर 4 महीने तक काम करने वाला था, कंटिन्यूस सप्लाई का केस बनता है, बट 15 दिनों बाद ही आपको ये हो गया भाई तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, निकलो यहां से। ठीक है, तुमने बोला भाई हमारे बस का नहीं है तुमसे काम करवाना, तुम कहीं और काम करो, हमारा काम यहीं पे छोड़ दो। अब वो कह रहा है सर मालिक 15 दिनों का काम किया है, इसके पैसे तो दोगे? द आंसर इज यस, आप 15 दिनों के पेमेंट दोगे। तो 15 दिनों की जो आप पेमेंट उसे दोगे उसके लिए उसको इनवॉइस कब तक बनाना पड़ेगा? जब आपकी सर्विस सीज करती है ना उससे पहले पहले आपका या उस टाइम पे आपका बिल बन जाना चाहिए। जब 15 दिन हुए, जिस दिन एसोसिएशन हुआ है सर्विस का, तब उसको बिल बना देना चाहिए। तो अगर सर्विसेज जो है वो बीच में सीज कर जाती हैं बिफोर कंप्लीशन तो उस टाइम पे ही उसका इनवॉइस बन जाना चाहिए। बट याद रखना वैल्यू सिर्फ उतनी ली जाएगी जितने रुपए की सर्विसेज दी गई है। चलो, तो ये था टाइम लिमिट इनवॉइस इशू करने का इन केस ऑफ सर्विस। ये हमने क्यों पढ़ा ये तो आप पहले ही समझ गए होंगे, क्योंकि कल हमने जब सेक्शन 12 पढ़ा था तो वहां पे लॉ ने क्लियरली लिखा है कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई होगा गुड्स में या तो आपने जिस दिन बिल बनाया या जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था। दैट मीन्स जरूरी था ये समझना कि बिल कब बन जाना चाहिए था। सिमिलर वे में सर्विसेज में भी ऐसे ही प्रोविजन डाले गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 13 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। कल हमने पढ़ा था सेक्शन 12 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्लस सेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 31 हम ऑलरेडी पढ़ चुके अगेन, और सेक्शन 13 आज हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए क्या लिखा गया देखिए, अगेन वही 5 केस कल भी पढ़े थे। कौन कौन से 5 केस थे? नंबर 1 फॉरवर्ड चार्ज, नंबर 2 रिवर्स चार्ज, नंबर 3 वाउचर्स का केस, नंबर 4 आपका ऐसा केस जहां पे डिलेड पेमेंट के लिए आप जो है कुछ चार्ज कर ले रहे हो इंटरेस्ट पेनल्टी के फॉर्म में, नंबर 5 इज रेजिडुअल केस। ऑल्दो लास्ट के तीनों केसेस सेम है, वाउचर वाला केस, आपका डिलेड कंसिडरेशन वाला और रेजिडुअल वाला। तो मेरा फोकस पहले 2 पे रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात फॉरवर्ड चार्ज में सर्विसेज के लिए हमारा जो सेक्शन 13 है वो क्या कहता है। लॉ ने कहा भाई 2 चीजें, पहले तो तुम ये देखो अभी हमने जो 31 सेक्शन 31 में पढ़ा है कि आपको इनवॉइस इस समय सीमा में इस टाइम लिमिट में बना देना चाहिए, तो पहले तो भाई ये बताओ क्या तुमने ऐसा किया है या नहीं। तो आपको देखना है वेदर इनवॉइस इज इशूड टाइमली और नॉट। अगर आप कहते हो यस सर हमने तो बिल्कुल समय के अंदर बना दिया इनवॉइस, तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हम फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं, तो सप्लायर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा? अगर आपने इनवॉइस समय से बना दिया है तो जो आपकी डेट ऑफ इनवॉइस है और जो पेमेंट की डेट है विच एवर इज अर्लियर, जिस दिन आपको पैसा मिला है या जिस दिन आपने इनवॉइस बना, दोनों में से जो भी पहले हो जाए दैट शुड बी रिगार्डेड एज योर टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जांपल दीजिए सर। लेट्स से मैंने किसी भी मेरे क्लाइंट की आईटीआर फिल की, लेट्स से मैंने आईटीआर फिल किया 25 जुलाई 2024 को। अब मेरे पास ये आईटीआर फिल करने के बाद 30 डेज का टाइम था इसको इनवॉइस देने का। ठीक है,
मैंने जो इनवॉइस इशू कर दिया लेट्स से वो 12 अगस्त को ही कर दिया, तो क्या मैंने विद इन टाइम लिमिट इशू कर दिया इनवॉइस? आप कहोगे यस सर 30 डेज में करना था बिकॉज नॉर्मल सप्लाई का केस है और आपने 30 डेज के अंदर अंदर कर दिया। अब यहां पे मैंने 12 अगस्त को इनवॉइस इशू किया है जो कि विद इन टाइम लिमिट है, तो मेरे लिए या तो इनवॉइस डेट या लेट्स से पेमेंट जो आई है वो आई है 17 अगस्त को, तो पेमेंट डेट दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो मेरे इस एग्जांपल में 12 अगस्त मेरी इनवॉइस की डेट अर्लियर आ रही है तो इसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बट अगर मान लीजिए पेमेंट 7 अगस्त को ही आ गई होती तो फिर इनवॉइस भले ही आपने बाद में बनाया बट पेमेंट ऑलरेडी आ गई है 7 अगस्त को, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज योर टाइम ऑफ सप्लाई बिकॉज दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसी पे टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये केस था वहां पे जहां पे मैंने टाइमली इनवॉइस इशू कर दिया है। दूसरा सिनेरियो, अगर मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया टाइमली, अगर मैंने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो फिर लॉ कहता है भाई डेट ऑफ सर्विस जिस दिन आपने सर्विस दी थी या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट अगेन विच एवर इज अर्लियर। अब सपोज इसी एग्जांपल पे आते हैं, मैंने 25 जुलाई को आईटीआर भरी मेरे क्लाइंट की बट मैंने जो इशू किया इनवॉइस वो 31 अगस्त को किया, मैंने 31 अगस्त को इनवॉइस इशू किया, तो क्या मैं इनवॉइस इशू करने में लेट हो गया? द आंसर इज जस्ट 30 डेज से ज्यादा समय ले लिया। तो ऐसे केसेस में अब डेट ऑफ इनवॉइस को भूल जाओ, अब आप देखो डेट ऑफ सर्विस दैट इज 25 जुलाई या डेट ऑफ पेमेंट, लेट्स से पेमेंट आई है मेरे पास 12 अगस्त को, तो दोनों में से जो अर्लियर हो जाएगा दैट इज 25 जुलाई जिस दिन आपने सर्विस दी थी। लेट्स से अगर पेमेंट आपकी उससे भी पहले आ चुकी होती, लेट्स से पेमेंट आपकी इससे भी पहले यानी कि 20 जुलाई को ही आ गई होती, एडवांस में दे दिया क्लाइंट ने पैसा, ऐसा होता नहीं है, ये मनगढ़ंत बात है, बट मान लीजिए अगर ऐसा हो गया हो तो फिर इस केस में 20 जुलाई को ही आपका जो है टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा बिकॉज आपकी पेमेंट इससे भी पहले आ गई है, आपकी सर्विसेज देने से पहले। तो लॉ ने क्लियरली बता दिया गया है कि आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई क्या आपका इनवॉइस समय से इशू हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की। अब एक चीज समझ लेना, यहां आप दोनों केस में देख सकते हो पेमेंट कब आपको मिल रही है उसको भी साथ में इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको एडवांस पैसा मिल गया तो आपको एडवांस पे जीएसटी भरना पड़ेगा। सर कल आपने बताया था कि गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको एडवांस पैसा मिलता है तो भी आप टैक्सेस एडवांस में मत देना, क्या सर्विसेज में ऐसी कोई एग्जम्पशन है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। सर्विस प्रोवाइडर्स को गवर्नमेंट ने कहा भाई एडवांस मिल गया ना, हमें आके टैक्स दे दो पहले, आप बाद में इनवॉइस इशू करते रहना, सर्विस देते रहना, जो आपका मन करे वो कर लेना, लेकिन अगर आपको एडवांस मिला है तो पहले हमें आके टैक्स दो। सर कल आपने बताया था गुड्स के लिए इसलिए आपका एडवांस एग्जम्प्ट किया गया है बिकॉज वहां पे आपको ऑर्डर तैयार करना होता है, आपको खुद को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, माल तैयार करना पड़ता है, उसी के लिए एडवांस मिला था। अगर आप जीएसटी भर दोगे तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता था। क्या ऐसी एग्जम्पशन सर्विस प्रोवाइडर वालों के लिए नहीं है? मैं कहूंगा नहीं है, सर्विस वालों को ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं है। उन्हें एडवांस भी अगर मिला है तो उन्हें फिर उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। यानी अगर मुझे मेरा क्लाइंट पूरे साल भर की फीस 1 लाख रुपए आज ही दे जाता है तो मुझे आज ही उसमें से जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मैं सर्विसेज फिर पूरे साल उसे देता रहूंगा। सर अगर ऐसा हुआ कि वो रिफंड आपको देना पड़ जाए, क्लाइंट आपसे नाराज हो जाए या क्लाइंट को कोई सस्ता सीए मिल जाए या सस्ता काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो फिर क्या होगा उस केस में? तो मैं कहूंगा उस केस में मैंने जो बिलिंग ऑलरेडी कर दी थी या मैंने जो गवर्नमेंट को टैक्स ऑलरेडी दे दिया था मैं उसको क्रेडिट नोट के थ्रू रिवर्स कर दूंगा एक टाइप से, और वहां पे फिर मैं जो टैक्सेस भर के आया था मैं उसको अभी जो टैक्स भरने होंगे उनमें आगे जो भरने होंगे उनमें एडजस्ट करवा दूंगा। मतलब मैंने एक टाइप से गवर्नमेंट को एडवांस पे टैक्स दे दिया है, कल को अगर वो एडवांस रिफंड हो जाते हैं तो फिर मुझे वो टैक्सेस का जो है एक टाइप से गवर्नमेंट क्रेडिट दे देगी, और अब जो मुझे टैक्सेस भरने होंगे उसमें से कह देगी भाई इतना तुमने पहले ही फालतू में भर दिया था जो आपका कल को सप्लाई भी नहीं बन पाया, तो मुझे वो एक टाइप से क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने भर दिया तो डूब जाएगा, आपने भर दिया तो देन आपको फ्यूचर में क्रेडिट मिल जाएगा इन केस आपकी सर्विस पूरी नहीं हो पाती है तो। ठीक है, चलिए हाँ एक छूट हालांकि गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट ने कहा एडवांसेस पे टैक्स देना पड़ेगा बट अप टू 1000 आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर 1000 रुपए तक का एडवांस है देन कोई दिक्कत नहीं, अगली बार हिसाब कर लेंगे। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी दया करते हुए बोला कि 1000 रुपए तक हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना अगर एडवांस आया तो हम भी बड़े दिल वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले बार हिसाब कर लेंगे। ठीक है,
चलिए, तो ये है बस, और इसके अलावा आपके पास कोई रियायत नहीं है। अगर एडवांस मिलता है तो आपको उस पर भी टैक्सेस देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो मुद्दा है रिसीट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब है या तो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाना या बुक्स में, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा, बुक्स में एंट्री कर दी आपने या फिर आपने अपने बैंक में पेमेंट रिसीव कर ली, दोनों में से कुछ भी हो जाए उसी को हम पेमेंट रिसीव करना मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे कहा गया, इफ अबव मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, किसी कारणवश सप्लायर ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखे हैं और ये चीज हम नहीं असरटेन कर पा रहे हैं कि कब पेमेंट आई है, कब सर्विस दी गई थी या कब आपने जो है इनवॉइसिंग की, चीजों का पता नहीं चल पा रहा है, तो हम रेसिपिएंट की बुक्स को भी यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आखिर कब सर्विस दी गई थी। तो अगर लेट्स से मैंने एज ए सप्लायर ने कोई एंट्री नहीं की बट रेसिपिएंट ने इस चीज की एंट्री कर रखी है 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा तब होता है जब आपके सप्लायर ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन ना कर रखे। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा पहला केस। अगर मैं यहां पे बात करूं फॉरवर्ड चार्ज में, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर टाइम से आपने इनवॉइस इशू किया है या नहीं किया। चलिए, अब आते हैं दूसरे केस में, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में कल भी मैंने आपको बताया था, हम जो टैक्स लायबिलिटी पे करने की बात कर रहे हैं वो हम रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज रिवर्स चार्ज में आपका रेसिपिएंट टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम, बिकॉज यहाँ पे सप्लायर आपसे टैक्स ही नहीं कलेक्ट करता, तो इसका मतलब टैक्सेस रेसिपिएंट खुद भरेगा। तो यहाँ पे ये टाइम ऑफ सप्लाई भी कौन असरटेन कर रहा होगा, आपका रेसिपिएंट। चलिए, तो क्या लिखा गया है टाइम ऑफ सप्लाई के रिलेशन में, लिखा गया है या तो डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस जो बनाया है सप्लायर ने उसमें 61वां दिन, आप जो भी इनवॉइस बनाता है सप्लायर उसमें 60 डेज ऐड कर दीजिए, उससे जो नेक्स्ट डे आएगा, यानी सिंपली कहूं तो आपके सप्लायर ने अगर कोई इनवॉइस दिया है तो उससे 61st डे जो आएगा या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर क्या ऐसा ही प्रोविजन गुड्स में भी था? द आंसर इज यस। वहां 3 लिमिट थी, या तो आपको गुड्स जब मिले हैं या जो आपको पेमेंट की डेट है या इनवॉइस प्लस 31st डे था। अब यहाँ पे गुड्स तो नहीं है, यहाँ सर्विस है, उनका रिसीट जो है असरटेन कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए वो प्रोविजन हटा दिया गया। तो 2 प्रोविजन रखे गए, डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस प्लस 61st डे कर दिया गया, 30 दिन एक्स्ट्रा, वो वैसे भी हमें मिलते हैं इनवॉइसिंग की। तो यहां से आप इतना याद रख सकते हो कि यहाँ 61st डे रखा गया, वहां 31st डे था। ठीक है, चलिए इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसके हिसाब से आपको जो है वो टैक्सेस गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, यानी टाइम ऑफ सप्लाई इन 2 प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी लिखा गया है अगर ये प्रोविजन नहीं लग पाते हैं तो फिर हम रेसिपिएंट की बुक्स देख सकते हैं। ठीक है, एंट्री क्यों देख सकते हैं, रेसिपिएंट ने किस दिन अपने बुक्स में एंट्री की है, अगर हमें नहीं पता पेमेंट कब की उसने, सप्लायर ने इनवॉइस दिया नहीं है, तो रेसिपिएंट जिस दिन एंट्री कर रहा होगा बस उसी को बेस बना के और वहां पे जो है टैक्सेस की टाइम ऑफ सप्लाई जो है असरटेन कर सकते हैं। चलिए, इसमें एक साथ में पॉइंट और लिखा गया है, अगर आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, लेट्स से मेरी कंपनी इंडिया में है और मेरी कंपनी की एक ब्रांच इंडिया के बाहर है, लेट्स से मेरी कंपनी इंडिया में है और मेरी कंपनी की एक ब्रांच यूएसए में है। अब यूएसए वाली ब्रांच ने मुझे कोई सर्विसेज दी है, ठीक है, यूएसए वाली ब्रांच ने मुझे कोई सर्विस दी है, तो दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज। जो यूएसए में मेरी ब्रांच है वो मेरे लिए एसोसिएट एंटरप्राइज बोली जाएगी। ठीक है, अब अगर यूएसए की जो ब्रांच है वो मेरी ही ब्रांच है, उसने अगर मेरे को सर्विस दी है तो इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप इंडिया के बाहर से किसी व्यक्ति से कोई सर्विस लेते हो तो उसे इंपोर्ट माना जाता है और हमने पढ़ा था इस पे आरसीएम लगता है। दैट मीन्स ये भी रिवर्स चार्ज का ही केस है। ऐसे स्पेशल केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो कब होगा, या तो आपने उसके एवज में जो भी आपने सर्विसेज अपनी एसोसिएट से लिए उसके जो पेमेंट की है वो, या फिर डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, या रेसिपिएंट ने जिस दिन बुक्स में एंट्री की है, जो भी दोनों में से पहले हो जाए उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमने इनवॉइसिंग की बात नहीं की, बिकॉज मे बी शायद आपका जो एसोसिएट एंटरप्राइज है जो आपकी ही ब्रांच है शायद वो आपको इनवॉइस कभी दे ही ना, तो हमने 2 अलग डेट्स के बारे में जो है वो फिर बात की। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा केस आरसीएम का कि आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। इसके बाद वही सेम चीजें आ गई लाइक वाउचर। वाउचर के केस में हमने देखा था कि आपको सर्टेन कूपन्स मिलते हैं जिसके अगेंस्ट में आप रिडम्पशन करवा के गुड्स परचेज कर सकते हो, ऐसा हमने कल देखा था।
आज हम मानते हैं कि आपने वाउचर्स रिसीव किए, उसके बदले में आप सर्विस ले सकते हो। लाइक मान लीजिए मैं जियो से एक वाउचर ले आया, 100 रुपए का वाउचर है जिसके अगेंस्ट में मैं रिचार्ज करवा सकता हूँ। अब ऑब्वियस है, यहां से पहले से पता है कि आपको जो कूपन मिला है, जो वाउचर मिला है, उसका यूज क्या होगा। ऑब्वियस है मैं सिर्फ रिचार्ज करवा सकता हूं, तो यानी कि सप्लाई ऑलरेडी आइडेंटिफाइबल है। तो जिस दिन वो कूपन बिका है, जिस दिन वो वाउचर बिका है, जिस दिन वो वाउचर इशू हुआ है, उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर लेट्स से जो मुझे ये जियो का रिचार्ज वाउचर मिला है, इसके अगेंस्ट में मैं जो है बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। लाइक हो सकता है मैं शायद टेलीफोन का रिचार्ज करवा लूं, या हो सकता है ये चीज जो है जियो मुझे कहीं पे किसी भी बस में यूज करने दे एज अ टिकट। जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मान लो रैंडम यूजेस हो सकते हैं, उसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। तो टाइम जब आपको इशू किया गया है वाउचर, आपको नहीं पता कि उसका रिडम्पशन किस पर्पज से होगा, तो फिर हमारा लॉ कहता है, सेक्शन 13 कहता है भाई रिडम्पशन तक वेट करो, रिडम्पशन पे जो जिस चीज के लिए यूज करेगा अकॉर्डिंगली सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, चलिए ये सेम मुद्दा है। देन डिलेड पेमेंट के लिए भी सेम मुद्दा है, जिस जब आपको एक्चुअल में रिसीव होगा, जो एडिशन है, जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, तब टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एंड फाइनली अगर रेजिडुअल केसेस की बात करें तो भी सेम मुद्दे हैं। अगर रिटर्न फाइल होती है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, और अदरवाइज बात करें तो जिस दिन जीएसटी भरा जाएगा। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे उन्हें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई का। अगर मैं आपको ओवरऑल चैप्टर में बताऊं तो हमने यहाँ पे मेन जो सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 12 जो गुड्स के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है। देन हमने पढ़ा सेक्शन 13 जो सर्विस के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है। और देन हमने पढ़ा सेक्शन 31 जो इनवॉइस के बारे में बताता है कि कब इनवॉइस हो जाना चाहिए, जहां पे हमने गुड्स के बारे में पढ़ा और सर्विस के बारे में पढ़ा। तो ये 3 सेक्शन हमने यहाँ पे पढ़े। एक बार मैं जल्दी से रिकैप करवाना चाहूंगा कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर शुरू किया था, जहां पे हमने सेक्शन 22 और 24 दो सेक्शन पढ़े थे, जो बात करते थे कब कब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, जिसमें 22 टर्नओवर के बेसिस पे बात करता था और 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करता था। फिर सेक्शन 23 भी इसी कैटेगरी में था, जो कहता था भाई कब कब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर 22 या 24 में आप लाइबल हो गए हो, तो सेक्शन 25 बात करता था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। 26 में भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताया गया था, एंड 27 स्पेशल रजिस्ट्रेशन थे जिनके बारे में बताया गया था, लाइक सीटीपी और एनआरटीपी के लिए। फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है और कल को अगर आप उसको अमेंड करवाने जाओगे, तो सेक्शन 28 के प्रोविजन का यूज होगा। एंड अगर आपको कभी कैंसिल करवाना पड़ जाए तो सेक्शन 29 और 30 में रेवोकेशन की बात कही गई थी। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ा। फिर हमने देखा कि जीएसटी लगाया जाता है तो हमारा चार्जिंग सेक्शन बनता है सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जहां पे हमने 91, 92, 93, 94 एंड 95 भी पढ़ा था, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 है। और फिर हमने पढ़ा सेक्शन 10 जो कंपोजिशन की बात करता था। इसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर में हमने सेक्शन पढ़े जो मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी तक हमने जीएसटी में ये सेक्शन पढ़े, एंड आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी अच्छे से, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक सर एडिशनली आप और करवाइए, या इस चीज के आप एग्जाम्पल करवाइए, क्वेश्चन करवाइए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि सर ये चीजें आप जरूर कवर करवाओ, सो दैट हमारी तैयारी जो है बेटर वे में हो सके। अगर हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 क्लासेस के और एफर्ट में वहां पे लगाने को तैयार हूं। साथ ही में मैंने कंसोलिडेशन की भी एक रिवीजन सीरीज जो है वो, या फिर आप कहोगे फुल फ्लैश टॉपिक की मैंने जो है लेक्चर सीरीज भी जो है वहां पे अपलोड कर रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत है, तो वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो कि सर ये टॉपिक भी आप प्लीज कवर करवा दीजिए, सो दैट हमारे एग्जाम के लिए वो दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो आप टॉपिक कहोगे, जैसे आप कहोगे, मैं वो करवाने के लिए तैयार हूं। बट शर्त यह है कि आप अच्छे से मेहनत करोगे और आप पहले ही बार में जो है वो सारे के सारे क्लियर होके दिखाओगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगेन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा आपके आईसीए के मॉड्यूल से, सो दैट क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना आए कि कैसे प्रोविजन को अप्लाई किया जाएगा। चलिए।